तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज यूरोप महाद्वीप देखेंगे। हमने नॉर्दर्न अमेरिका भी कंप्लीट कर दिया, यानी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, 4 महाद्वीप कंप्लीट करने के बाद यूरोप है। यूरोप महाद्वीप के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एशिया पढ़ेंगे, और वही हाईलाइटेड चीज़, कौन सा मरुस्थल, कौन सा पठार, कौन सा पर्वत, कौन सी नदियाँ, इतना ही आपका वनडे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी कुछ भी नहीं वहाँ आने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरा जलवायु पढ़ो उस देश की, वहाँ की प्रमुख फसलें पढ़ो, इतना कहाँ वनडे एग्जाम में इतना फुर्सत है। इतना पोर्शन ही नहीं है कि जीएस के मतलब इतना अपने आप में जगह ही, स्पेस ही नहीं है कि कहाँ उतने जीएस के क्वेश्चन आप लोगों के इंक्लूड करेगा, ठीक है। बाकी कल आप लोगों ने पेपर देखा होगा, अच्छा खासा पेपर था, मतलब बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, बहुत हाई नहीं था, एक एवरेज पेपर आया हुआ था। यानी उस पेपर में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं 70, 75, 80 के समथिंग लगभग हर स्टूडेंट पहुंच सकता था, वो उस लेवल का पेपर आया था, ठीक है। होप आप लोगों का अच्छा वो पेपर हुआ होगा। जैसा भी हुआ, इससे बेहतर पेपर आपके आने वाले समय में होंगे। आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए और अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत को जारी रखिए। आज हम लोग यूरोप महाद्वीप देखेंगे और आपको इस मैप को ड्रॉ नहीं करना है, पहली बार सुनना। होप आपके पास मैप होगा। जो भी आपके पास मैप है, आज सिर्फ और सिर्फ हम उसको लोकेशन को ट्रेस करके ये पता कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, इस महाद्वीप में है, तो हमारा पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन क्या आया था, काला सागर में इनमें से कौन सी नदी नहीं गिरती, यानी काला सागर में 4-5 नदियाँ गिरती, उनमें से क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया उसने कि काला सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती, या कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती। इस टाइप के क्वेश्चन इस महाद्वीप से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें लगभग विश्व में सर्वाधिक सागर आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे सागर इस महाद्वीप में हैं। चारों ओर से महाद्वीप सागरों से घिरा है, कहीं कैस्पियन सागर, कहीं कैस्पियन तो खैर एशिया के बाउंड्री पे है, कहीं काला सागर, एजोब सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, ये सब के सब सागर आपको इसी महाद्वीप के आसपास देखने को मिलेंगे। तो हम नदियों की जो थोड़ा सा आइडिया, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे हैं, कौन से सागर यहाँ पे हैं और कौन से खाड़ियाँ यहाँ हैं, आज हम इन चीज़ों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ के प्रमुख पर्वत वगैरह देख लेते हैं कि कौन से हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो यूरोप महाद्वीप है, अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैप देखना है और कॉपी में जितना कम हो सके वो लिखना है इस महाद्वीप के बारे में। बस पेन पकड़िए या हाइलाइटर पकड़िए और मैप में उसको हाईलाइट कीजिए, ताकि आपके ये समझ आ जाए कि वो जगह कहाँ पे है, वो लोकेशन कहाँ है, और आपका पेपर में अगर क्वेश्चन आता है आप आइडिया से उसको बना सकते हैं, ठीक। ये यूरोप महाद्वीप है जो कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी 5th सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आप जानते हैं, एशिया, अफ्रीका, उसके अलावा जो नेक्स्ट आते हैं, तो 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछता है तो कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो 5th बिगेस्ट फ्रॉम बाय एरिया लिख दो, ठीक। अब ये जो महाद्वीप है इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, ये महाद्वीप इस पोर्शन से, यानी आपका जो इसका वेस्टर्न पोर्शन है, ये अटलांटिक महासागर आपको देखने को मिलेगा। अपना चेक करना, इधर पूरा अटलांटिक महासागर का पोर्शन होगा। दक्षिण वाले भाग में, ये दक्षिण पश्चिम में आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। नीचे हाईलाइट करते रहना, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में आपको भूमध्य सागर दिखेगा, वेस्टर्न पोर्शन पे, इस पोर्शन पे आपको अटलांटिक महासागर दिखेगा, ठीक। इधर आपको यूराल पर्वत दिखेगा, इस प्रकार से डैश डैश मैंने डाला हुआ है। ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है यूराल पर्वत का है, और उसके नीचे आपको कैस्पियन सागर दिखेगा, और इसी के पास आपको काकेशस पर्वत श्रेणी दिखेगी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता अगर यूरोप महाद्वीप के बारे में रहता है, और ध्यान रखना ये उत्तरी गोलार्ध में इसका अधिकांश भाग पड़ता है, यानी नॉर्थ पोल में, इसका मतलब उत्तर का जो गोलार्ध है विषुवत रेखा से जो 0 डिग्री लाइन है उसके नॉर्थ पोर्शन पे इसका मैक्सिमम पोर्शन पड़ता है। अब आप लोग कुछ भी नहीं जानते सपोज इसके बारे में, लेकिन आपको इतना तो पता चल गया कि जो यूरोप महाद्वीप है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर, पूर्व में यूराल पर्वत तथा कैस्पियन सागर इसके दक्षिण मतलब दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। अब ध्यान देना, ये यूरोप जो है एशिया से अगर किसी चीज से अलग होता है तो यूराल पर्वत से होता है, ये यहाँ रहा, ठीक है। ये रूस का इलाका है, इधर एशिया लग जाएगा, यहाँ रशिया है, तो ये यूराल पर्वत से होकर क्या होता है, एशिया से अलग होता है। तो ध्यान रखना, यूरोप और एशिया को अगर कोई चीज अलग करती है तो लिख लो यूरोप प्लस एशिया। ये अगर किसी चीज से अलग होते हैं तो यूराल पर्वत से होते हैं। किस से होते हैं, यूराल पर्वत, साथ ही साथ यूराल नदी भी है, उसी के समानांतर यूराल नदी भी बहती है। यूराल नदी नीचे, उधर आपका कैस्पियन सागर, ये भी इसको अलग करता है एशिया से, कैस्पियन सागर।
ये सब के सब चीज़ें इसको किससे अलग करती हैं, यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करते हैं, ध्यान रखना। और यहीं पे आपको काकेकस पर्वत श्रेणी भी देखने को मिलेगी, उसको भी हाईलाइट कर लेना, मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा जहां मैं आपको पर्वत श्रेणियां पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये जो यूरोप महाद्वीप है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, बेसिकली इनके सागरों से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये सागर कहाँ है। आज सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी लोकेशन के बेस पे वो पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत इस पोर्शन पे है, यानी आपका जो यूरोप है, यूरोप से इधर को आपको कौन सा आएगा, ईस्टर्न पोर्शन में एशिया, वो किससे अलग होगा, यूराल पर्वत, मैंने लिखा दिया। अब आप नीचे देखोगे कैस्पियन सागर दिखेगा आपको, ये जो कि विश्व में सर्वाधिक लवणीय क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इसमें लवणता पाई जाती है। यहाँ आपको ब्लैक सी देखने को मिलेगा, यानी काला सागर आपको इस पोर्शन पे देखने को मिलेगा। देखिए उसमें आप लोग हाईलाइट करते रहना अपने नोट मतलब मैप में कि काला सागर आपको कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। काला सागर ये है, इसी के काला सागर के जस्ट आप नॉर्थ पोर्शन पे आओगे, यहाँ पे आपको एजोब सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। AZOBE एजोब सागर आपको देखने को मिलेगा इसी काला सागर के नॉर्थ पोर्शन में, यानी पूरा का पूरा एक हिसाब से काला सागर के पास ही एजोब सागर देखने को आपको मिलेगा। तो देखो कैस्पियन सागर, इसके पूर्व में मतलब वेस्ट में ब्लैक सी, और इधर नॉर्दर्न पोर्शन में कौन सा एजोब सागर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप जब ये ब्लैक सी देखोगे, काला सागर देखोगे, इसके अगर आप साउथ की ओर आओगे, यानी साउथ वेस्ट की ओर आपको देखोगे, आपको मरा मारा सागर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, मरा मरा सागर, आपको मरा सागर, ठीक है, मरा सागर आपको देखने को मिलेगा इस पोर्शन पे। और उसी के नीचे आपको एजियन सागर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, AEGAN, एजियन सागर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको लोकेशन के हिसाब से अगर आप टेस्ट करोगे, देखना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और उसको कतई ये मत समझना कि ग्रुप सी लेवल में इसका क्या काम है, सर इतना हार्ड क्यों पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हार्ड नहीं पढ़ा रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन, सिर्फ और सिर्फ उसकी कहाँ वो चीज़ अवस्थित है उससे मैं अवगत करा रहा हूँ, और मेरा इंटेंशन इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पेपर में ये चीज़ आए, लेकिन इसके बेस पे क्या आएगा मैं आपको बता दूंगा, और मैं आपको गलत डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा, आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फायदा होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसको ध्यान से इसको ट्रेस करना, ठीक। देखो यूराल पर्वत आपने ट्रेस किया, नीचे आपने कैस्पियन से ट्रैक कर लिया। जैसे ही कैस्पियन को किया, आप इसके वेस्ट की ओर आ गए, आपको क्या मिलेगा, काला सागर, यानी ब्लैक सागर आपको देखने को मिलेगा। ब्लैक सागर के आप नॉर्दर्न पोर्शन में जाओगे तो एजोब सागर, जबकि इसके साउथ की ओर आओगे तो आप मरा मारा सागर और एजियन सागर आपको देखने को मिलेंगे इस पोर्शन पे, ठीक है। अब आपने ये पोर्शन पूरी छोड़ दी, अब फिर आप वेस्ट की ओर आए। वेस्ट की ओर आपको ये वाला जो गलियारा दिखेगा, अपने मैप में देखना, ब्लू कलर का एड्रियाटिक सागर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एड्रियाटिक सागर देखने को मिलेगा, ADRIATIC, एड्रियाटिक सागर आपने को देखने को मिलेगा इस वाले पोर्शन पे। और इसी के नीचे आपको आयोनियन सागर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, आयोनियन, IONION, आयोनियन सागर आपको देखने को मिलेगा। और इसको भी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट करना है, किसी भी केस में याद नहीं करना है। देखो कम से कम हमें, अगर हम अंधकार वाली जिंदगी में जी रहे हैं, हमें दुनिया का कुछ पता नहीं, किताबी ज्ञान पे हम लोग सिमटे पड़े हैं, रटने में लगे, उससे कोई फायदा नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, मैप को एटलीस्ट आप लोग ट्रेस कर लो। पता है अगर आप लोग बड़े एग्जाम देंगे, यानी स्टेट PCS लेवल, UPSC लेवल, या कोई ऐसे एग्जाम अगर आप देते हैं, तो वहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, काला सागर के पास कौन से देश घिरे हैं, काला सागर को टच करने वाले देशों के नाम बताओ, और ये जो आपका कैस्पियन सागर से टच करने वाले देश। अब इतना तो मैं आपको बता नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लोकेशन को ट्रेस करवा रहा हूँ। आपने क्या देखा, यूरोप के जो पूर्वी पोर्शन है, यूराल पर्वत और यूराल नदी तथा कैस्पियन सागर से वो घिरे हुए हैं, यानी उसको सेपरेट करते हैं एशिया के साथ। जबकि आप कैस्पियन सागर से वेस्ट की ओर आओगे, आपको काला सागर के नॉर्दर्न पोर्शन में एजोब सागर, और आप काला सागर के साउथ की ओर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मरा सागर और एड्रियाटिक सागर आपको देखने को, एजियन सागर आपको देखने को मिलेगा। जब इससे भी आप लोग वेस्ट की ओर आओगे, आपको ऊपर एड्रियाटिक सागर देखने को मिलेगा, नीचे आपको आयोनियन सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फिर आप और वेस्ट की ओर आओगे, आपको भूमध्य सागर दिख जाएगा। देखो भूमध्य सागर इसको किससे सेपरेट करता है, अपने आप में एशिया, यूरोप को अफ्रीका से। देखो अब मैंने क्या कहा, यूरोप को एशिया से सेपरेट करने वाला कौन सा है, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर और काकेकस पर्वत श्रेणी। जबकि यूरोप को अफ्रीका से अगर कोई अलग करता है आपको भूमध्य सागर। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है, यूरोप और एशिया को, यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन करता है,
भूमध्य सागर से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा आपको। इसके नीचे की ओर अगर आप जाओगे साउथ की ओर आपको यहाँ अफ्रीका दिखेगा, जबकि नॉर्दर्न पोर्शन में टोटल ही अपने आप में क्या है, भूमध्य सागर। तो बताइए कितनी बढ़िया बढ़िया तरीके से लोकेशन आप लोग समझ चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन याद करना है और कुछ भी नहीं। देख दो अपनी आंखों से कौन सी चीज कहाँ पे है, उसका एक सीरीज याद रखो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा स्टडी करना। अगर बाई चांस कल मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पोस्ट किया था, वोल्गा कहाँ गिरती है, कौन से महासागर में या कौन से सागर में गिरती है, रटते रहोगे, पता ही नहीं होगा कहाँ वोल्गा है कहाँ कैस्पियन है। बस हमने किताब में पढ़ा है, रटा है तो कैस्पियन कह देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी इस चीज से बचना। आपके लिए चीजें आसान कब हो जाती है, जब आप चीजों को समय देते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत हल्का हो जाता है और जो पेपर के दिन जो खुशी मिलती है ना पेपर देने के बाद, अगर सीखा होगा पढ़ा होगा, उससे बेहतर खुशी आपको कहीं नहीं मिल सकती है। तो बताइए मैंने आपको क्या बढ़ाया है। मैंने कहा कि यूरोप जो है एशिया पूरे विश्व में 5वां बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूर्व इसके वेस्ट में अटलांटिक महासागर, इसके पूर्व में यूराल पर्वत, यूराल नदी और दक्षिण पूर्व की ओर यहाँ कैस्पियन सागर देखने को मिलता है। जबकि इसके दक्षिण पश्चिम में कौन सा, भूमध्य सागर में देखने को मिलता है, जो कि इसको अफ्रीका से क्या करता है, सेपरेट करता है। अगर हम इसके प्रमुख सागरों की बात करें तो इसका सबसे दक्षिण पूर्व की ओर जहाँ ये एशिया से सेपरेट होता है, इसको कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा। उसके वेस्ट की ओर आओगे आपको काला सागर, और काला सागर के आप नॉर्दर्न पोर्शन में जाओगे तो आपको एजोब सागर देखने को मिलेगा। जबकि इसी के साउथ पोर्शन में आपको मारामारा और एजियन सागर देखने को मिलेगा। और फिर आप इसके वेस्ट की ओर आओगे, आपको यहाँ पे एड्रियाटिक सागर के साथ आयोनियन सागर, और उससे भी वेस्ट की ओर आओगे तो भूमध्य सागर आपको देखने को मिलेगा। भूमध्य सागर से ही जस्ट आप नॉर्दर्न पोर्शन की ओर जाओगे, लेजियन सागर भी आपको देखने को मिलेगा, लीजियन सागर, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ल्यूजियन सागर होगा, ल्यूग्रियन सागर है, कुछ ऐसा ही होगा। देखना मैप में ट्रेस कर लेना, मैंने शायद ढंग से कुछ लिखा नहीं है, इस पोर्शन पे देखना आप लोग, LIGURIA है ना, कुछ है इसी टाइप का, ल्यूग्रियन सागर टाइप का, यहाँ चेक कर लेना। तो आप इस पोर्शन को पूरा कंप्लीटली क्या हो गए हैं, समझ चुके हैं कि हाँ ये यूरोप महाद्वीप के दक्षिण की ओर है। यानी यूरोप महाद्वीप अगर पूरा ये है, नॉर्दर्न पोर्शन, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो ये सब के सब कहाँ हैं, यूरोप के दक्षिणी भाग में। अब आपको जो देश देखने को मिलते हैं ना वो यहाँ है। देखो आपने सुना होगा पुर्तगाल का नाम सुना आपने पुर्तगाल तो इधर है, ठीक है, पुर्तगाल वगैरह यहाँ है। आपने मतलब जो पोलैंड यहाँ है, इसमें जो पोलैंड यहाँ है। वारसा पैक्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना, वारसा संधि कब हुई थी, आपको अगर ध्यान होगा तो वारसा वगैरह के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। पोलैंड इधर है। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेंगे, पुर्तगाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, स्पेन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इटली आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इधर आपको द ग्रेट ब्रिटेन देखने को मिलेगा। और पता है क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, यूनाइटेड किंगडम में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है वहाँ। हम लोग क्या सोचते हैं यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में और भी चीजें आती है। यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, उत्तरी आयरलैंड यानी नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ साथ जो ग्रेट ब्रिटेन का पोर्शन। अब ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आते हैं पता है, कभी सोचा कभी ग्रेट ब्रिटेन के हिस्सा कौन कौन है, मतलब ही नहीं ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और इसके अलावा स्कॉटलैंड आता है। इन तीनों को मिला के जो बनता है वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। और यूनाइटेड किंगडम में इस ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ अगर आप लोग किसको सम्मिलित कर लोगे, उत्तरी आयरलैंड को सम्मिलित कर लोगे, तो उसके बाद बनेगा वो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तब जाके बनता है। अब हम सोचते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन एक ही चीज है, इंग्लैंड को ही कह देते होंगे, ठीक। तो देखो यहाँ आयरलैंड देखिएगा आपको, ये ग्रेट ब्रिटेन है, ये वाला पोर्शन किसका है, ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। एक जीएस में क्वेश्चन सुना होगा आपने, इंग्लिश चैनल को पार कर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मेहर सिंह। वो इंग्लिश चैनल वही जल संधि है, वो कहाँ है, यहाँ आपको फ्रांस से देखने को मिलेगा इस पोर्शन पे। यहाँ आपको इस पतले से गलियारे में एक इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा, यानी इंग्लिश जल संधि, और यहाँ आपको ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है इंग्लिश चैनल। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो वो तो बात की बात है। अब देखिए हम जब इस सागरों को कंप्लीट कर लिया, हम इस पोर्शन पे आते हैं। ये है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, इसको बोलते हैं उत्तरी सागर। देखो ये उत्तरी सागर से कितने देश घिरे हैं, क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है मैं जानता हूं। तो नॉर्दर्न सी यहाँ पे है, आपको लोकेशन देखनी है। इधर यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटेन का पोर्शन है पूरा, इधर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड वगैरह, स्कॉटलैंड वगैरह इस पोर्शन पे देखेंगे। इधर आपको कौन सा, स्वीडन, नॉर्वे और कौन सा देखेगा, फिनलैंड देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया, अपने आप में नॉर्दर्न सी है यानी उत्तरी सागर, ठीक।
यहाँ आपको बाल्टिक सागर देखने को मिलेगा। बाल्टिक सागर ये है, यहाँ फिनलैंड की गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इसी के पास आपको क्या देखने को मिलेगा, बाल्टिक सागर आपको देखने को मिलेगा। तो इधर है, देखो बाल्टिक सागर यूरोप में कौन से लोकेशन पे है, और इसी बाल्टिक सागर से लगे हुए कुछ देश हैं जिसको बाल्टिक, मतलब जो बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर से लगे हुए कुछ देश हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अगर आप इस पोर्शन पे जाओगे तो व्हाइट सी यानी श्वेत सागर देखने को मिलेगा, और लास्ट में ऊपर आपको देखेगा बेरिएंट सागर, ठीक है। यानी श्वेत सागर आपको देख लिया, यानी व्हाइट से आपने देख लिया, बेरिएंट से देख लिया आपने, और ये अटलांटिक, ये तो महासागर है पूरा। इधर आपको आयरिश सी देखने को मिलेगा, यानी आयरिश सी देखने को मिलेगा इधर, यानी आयरिश सी बोलते हैं इस वाली गलियारे में, जो ये पतला सा गलियारा है ना, इसको बोलते हैं आयरिश सी, यानी आयरिश सागर देखने को मिलेगा, और इसको बोलते हैं कैटलिक सी। यानी टोटल का टोटल आपका ये पूरा के पूरे कौन से बन गए, प्रमुख सागर बन गए जो कि यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। और लास्ट में जो ऊपर की ओर देखने को मिलेगा इस वाले पोर्शन में नॉर्वेजियन सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसको ना रटना है ना कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन को ट्रेस करना है। अब बताओ, इतने नाम लेने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि अच्छा ये सागर यूरोप महाद्वीप में, इतना तो पता चला ना, कुछ पता नहीं चला तो मैं पूछूंगा ब्लैक सी किस, बताओ ब्लैक सागर किस वाले महाद्वीप में है, उत्तरी सागर किस में है, श्वेत सागर किस में, एजियन सागर किस में है, ये तो पता चल गया ना। भूमध्य सागर किसको किससे सेपरेट करता है, और इसके अलावा कैस्पियन सागर किसको किसको सेपरेट करता है, एजोब सागर किस कहाँ है, मरामारा सागर कहाँ है, एजियन सागर कहाँ है, आयोनिक सागर कहाँ है, एड्रोइट सागर कहाँ है, एड्रियाटिक सागर कहाँ है, और इसके अलावा कौन सा है यहाँ पे, नॉर्दर्न सी, बाल्टिक सी, व्हाइट सी, बेरिएंट सी, इतना तो पता चल गया आपको। और अटलांटिक ओशन, ये यहाँ के प्रमुख क्या है, अपने आप में सागर हैं। ध्यान रखना अपने मैप में इसको सिर्फ और सिर्फ लिख देना, लिखना का मतलब उसको हाईलाइट कर देना, हाईलाइट करने से आपको बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो अब बताओ यूरोप महाद्वीप किसको एशिया से किससे अलग होता है, यूराल पर्वत से, साथ ही साथ यूराल नदी से, तीसरा कैस्पियन सागर से, अफ्रीका से किससे अलग होता है, भूमध्य सागर से, और इधर आपका कौन सा है, अटलांटिक ओशन देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग बताइए क्या आप लोग बाल्टिक सागर के लोकेशन से मतलब अवगत हैं, यानी आपको बाल्टिक सागर अगर कभी पूछेगा तो पता चल जाएगा। मैप में देखो बाल्टिक सागर, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा आपको, यहाँ कौन कौन से 3 कंट्रियां देखने को मिलेंगी, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं उसको, बताओ। स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है, किस किस को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री, कभी सोचा है इसको, अखबारों में आता है स्कैंडिनेवियन देशों ने ये किया, स्कैंडिनेवियन देशों का ये प्लान है जलवायु परिवर्तन को लेकर, स्कैंडिनेवियन देश एक हुए, कई बार आता है। क्या होता है स्कैंडिनेवियन देश, पता ही नहीं होगा। नॉर्वे के साथ साथ बगल में फिनलैंड आपका, और कौन सा देखने को मिलेगा, स्वीडन, यानी 3 कंट्री आपको ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहाँ के देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको डेनमार्क देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। इन 5 को मिला के जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। कौन सा बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं इनको, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री इसको बोला जाता है। कौन कौन से आप लोग अपने मैप में ट्रेस कीजिए, दिख जाएगा आपको टॉप में, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड 3, डेनमार्क 4 और आइसलैंड 5। इन 5 देशों को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिर सुनना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो ये आपका पूरा का पूरा कौन सा पोर्शन हो गया, सागर वाला पोर्शन हो गया। सागर वाले पोर्शन से एक बार फिर रिवाइज कीजिए, कैस्पियन सागर, एजोब सागर, ब्लैक सी, मरामारा सागर, एजियन सागर, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर, भूमध्य सागर, लिगुरियन सागर, इसके अलावा नॉर्वेजियन सागर, और इसके अलावा व्हाइट सी, इसके अलावा बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, और यहाँ आपका इंग्लिश चैनल। ये है यहाँ के प्रमुख सागर। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो प्रमुख नदी किस कौन से सागर में कौन सी नदी गिरती है इसके बारे में। तो पहला लिखो आप लोग काला सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए काला सागर में गिरने वाली नदी, में गिरने वाली नदी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। आप लोगों ने लोकेशन देख ली है, मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, आप लोगों ने ट्रेस कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या देखना है, काला सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, और काला सागर की लोकेशन देख लिया हमने। सबसे पहले काम करो, कैस्पियन सागर में गिरने वाली लिख लो, काला सागर फिर लिख लोगे। कैस्पियन सागर में 2 प्रमुख नदियां गिरती है, और उनमें सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध वोल्गा नदी है, ठीक है। जो मैंने कल क्वेश्चन कम्युनिटी में डाला था वो वही था। अब आपको पता चल गया कैस्पियन सागर कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी, यानी कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है वो देखने हैं। कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी, कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी, सागर में गिरने वाली नदी, ठीक है, गिरने वाली नदी, यानी कौन सी नदी ऐसी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एक तो कौन सी है, वोल्गा,
वोल्गा नदी कैस्पियन सागर का में डेल्टा का निर्माण भी करते हैं, वहीं पे ही गिरती है। वोल्गा नदी बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके साथ साथ एक यूराल नदी भी है जो कि कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में। यूराल नदी अपने मैप में आप क्या करोगे, ट्रेस करो, देखो कैस्पियन सागर को देखो कहाँ पे है और आपको कंप्लीटली दिख जाएगा वहाँ की ओर एक वोल्गा नदी गिर रही होगी। और ये जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे ज़्यादा क्या है, लंबी नदी। यानी अगर कोई नदी सबसे ज़्यादा लंबी है, यह है यूरोप की सर्वाधिक सबसे लंबी नदी। पेपर में पूछ देगा यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राइन नदी, वोल्गा नदी, यूराल नदी, क्या करोगे यहाँ, यूरोप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी। ठीक है, आज की क्लास क्या होगा, लिखना कम होगा, आज की क्लास सिर्फ देखना ज़्यादा है ताकि आप लोगों को अगली क्लास में कंप्लीटली मैं बिना मैप के समझाऊं तो ज़्यादा फैक्ट आपको दे सकूं। तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और अगर ये पूछता है कि किस कहाँ से निकलती है, एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है वालदई प्रायद्वीप। क्या है, वालदई प्रायद्वीप। ट्रेस कर लेना, देख लेना कहाँ पे है वालदई, क्योंकि बिना मैप के तो इतनी चीज़ें आप कैसे दिखाऊं मैं आपको। वालदई प्रायद्वीप से निकलती है जो कि कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। और साथ ही साथ यूराल नदी भी कहाँ गिरती है अपने आप में, कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपको पता चल जाने चाहिए। साथ ही साथ आपको दूसरा लिखना है काला सागर में गिरने वाली नदियों के नाम, यानी काला सागर में कौन सी नदियां यूरोप की गिरती हैं। ये दोनों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर काला सागर वाली, क्योंकि काला सागर में जो नदियां गिरती हैं, जो समाहित होती हैं। अब बताओ, कैस्पियन सागर की लोकेशन आपने देख ली है, काला सागर आपका सेकंड में आएगा। तो काला सागर में अगर कोई नदी गिरती है तो उनका नाम है डॉन नदी, नीपर नदी, निस्तर नदी और डैन्यूब नदी। सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर में क्या आया था क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती, उसमें ऑप्शन साथ में वोल्गा था, बाकी तो नॉर्मल थे, डॉन, डैन्यूब, नीपर और वोल्गा आया हुआ था। तो वहां इसी प्रकार के क्वेश्चन, उसे मैंने आपसे कल भी समझाया था। हमें एक क्वेश्चनों की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, यानी हमारे एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन का टाइप हमें एग्जाम में एक ही बार मिलता है लाइफ में, और वहां चूक गए तो फिर वो दोबारा नहीं आता। मैं आपको इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जब ये फॉरेस्ट गार्ड का एक एग्जाम हुआ था, तब तो मैं खैर पढ़ाता नहीं था, मुझे बाद में पता चला। फॉरेस्ट गार्ड का जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद मैंने पिछले जुलाई से पढ़ाना शुरू किया, 19-20 जुलाई के आसपास से। तो उसके 2-3-4 महीने, 4-5 महीने बाद किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर फॉरेस्ट गार्ड में क्यों क्वेश्चन आया था, बता दो कहाँ से आया हो। देखो उस टाइम उसने क्या पूछ दिया, स्वेज नहर से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया। यानी स्वेज नहर के पास जो स्वेज नहर जिनको लिंक करके बनी हुई, क्योंकि स्वेज नहर सिंगल नहीं है, अनेक झीलों को, अनेक जो उसके जो पानी के एक प्रकार का पानी के जो स्रोत हैं, यानी झील टाइप के मान लो, उनको कनेक्ट करके उसको बनाया गया है। तो उनसे सबसे साउथ का या कुछ ऐसा पूछा हुआ था, वो दोबारा कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। अब आप लोग कितना रट के जाओ, आएगा ही नहीं, एक ही टाइप तो मिलेगा। इसी प्रकार से बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया कि काला सागर में कौन सी नदी गिरती है या कौन सी नहीं गिरती, तो एक ही चांस ही मिलेगा, तो हम क्यों छोड़ें उस चांस को। एटलीस्ट जैसे वनडे एग्जाम है, विश्व के महाद्वीपों के बारे में बाई चांस हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, हम वहाँ की जलवायु नहीं पढ़ रहे, ये कुछ नहीं पढ़ा रहा हम आपको, इतना तो पढ़ ले कि नदी कौन सी वहाँ, झीलें कौन सी, पर्वत कौन से, सागर कौन से हैं, और इसके अलावा जो प्रमुख खाड़ियाँ कौन सी, इतना अगर आप लोग पढ़ लोगे आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। इससे ऊपर आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये डॉन नदी कहाँ गिरती है, काला सागर में, या काला सागर आएगा या ओजोब सागर आएगा, क्योंकि काला सागर के ही आपका नॉर्थन पोर्शन में मैंने ओजोब सागर पढ़ाया था। ठीक है, ओजोब सागर भी कर दो ब्रैकेट में, इन्हीं में से एक ही ऑप्शन आएगा, काला सागर या ओजोब सागर। ठीक है, ये डॉन नदी। दूसरा यहाँ पे नीपर और निस्तर नदियां भी कहाँ गिरती है, काला सागर में गिरती हैं। नीपर नदी, यानी इससे दो तरीके के फायदे होते हैं, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये सारे की सारी नदियां किस महाद्वीप की हैं, यूरोप महाद्वीप की हैं। तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया कि वोल्गा नदी किस महाद्वीप की है, यूराल नदी किस महाद्वीप की है, डॉन नदी किस महाद्वीप की है, नीपर नदी किस महाद्वीप की, निस्तर नदी किस महाद्वीप की है। एक पंथ दो काज, यानी आपका काम भी बन रहा और आपका क्या हो गया, मतलब नदियों के नाम भी बन गए, क्वेश्चन भी बन गया। डैन्यूब नदी, ठीक है, ये 4 के 4 नदियां कहाँ गिरती हैं, काला सागर में। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, किसी न किसी टाइम में कभी ना कभी पेपर में आपका दिख सकता है कि काला सागर की नदियां कौन सी है जो गिरती हैं उसमें, और कैस्पियन। अब मैं ये नहीं पढ़ा रहा, मैं चाहता तो ये भी बता देता ये नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है। मुझे पता है वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो ये पूछ सकता है कि वालद्वीप प्रायद्वीप से, क्योंकि इसके बारे में फैक्ट ये है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आपको ये याद रखना है ये कौन सी नदियां कहाँ से निकलती है। और ये डैन्यूब नदी है, ये विश्व की एकमात्र नदी है जो 8 अलग अलग देशों से होकर गुजरते हैं। सोचो, फैक्ट यहां से निकलते हैं, एकमात्र नदी विश्व की जो 8 देशों से होकर गुजरती है। एक इतने देशों से कोई नदी नहीं गुजरती, एकमात्र नदी जो 8 देशों से होकर गुजरती है विश्व में, 8 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, होकर गुजरती है, वो कौन सी है, डैन्यूब नदी।
एकमात्र नदी विश्व की जो 8 अलग अलग देशों से होकर गुजरती है, डैन्यूब नदी। अब खुद आप लोग ट्रेस कर सकते हो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, कहाँ रोमानिया हो गया, कहाँ बुल्गारिया, जो भी है आपका। मैं आपको इतना नहीं पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से देश हैं, इतना डीप नहीं आएगा आपको, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल गया कि हाँ। और ये जो नदी निकलती है ये ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है, और ब्लैक फॉरेस्ट जो पड़ता है वो पड़ता है जर्मनी में, ठीक है। तो ऊपर लिखो ब्लैक फॉरेस्ट से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, ब्रैकेट में कर दो इसको जर्मनी, ब्रैकेट में क्या कर दो जर्मनी। अब देखो कितने काम बनते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में। किस महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है, डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, 8 देशों से। डैन्यूब नदी कहाँ गिरती है, काला सागर में। कितने बन जाते हैं बताओ, मैं क्या आपको एक एक क्वेश्चन लिखाऊं, लिख भाई डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, डैन्यूब नदी कहाँ गिरती है, डैन्यूब नदी किन देशों से होकर गुजरती है। इतना काम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हमेशा से कहा है, ठीक है। तो डैन्यूब नदी, निस्तर नदी, नीपर नदी और आपका डॉन नदी कहाँ से कहाँ गिरती है, सबके सब काला सागर में। जबकि वोल्गा नदी और यूराल नदी सबके सब कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती हैं। और ये सारी की सारी नदियां किस महाद्वीप से संबंधित है, यूरोप महाद्वीप से, ठीक है। अब एक इसी तरीके से बहुत फेमस नदी है इनकी, राइन नदी। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा राइन नदी। ये सबकी अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है। राइन नदी जो गिरती है उत्तरी सागर के साउथ वाले पोर्शन पे गिरती है। यानी आपको अगर उत्तरी सागर आपने देखा होगा और ये जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह की सीमा से होते हुए बहती है। राइन नदी को चाहें तो आप लोग ट्रेस कर सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन पहले एक बार पूछा जाता है कि ये प्रमुख शहर किस नदी के किनारे बसे हैं। अब ये इस टाइप के विविध क्वेश्चन यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है। तीसरी जो फेमस नदी है इनके वहाँ, मतलब नेक्स्ट नदी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप की नदी, उसका नाम है राइन नदी। और राइन नदी के बारे में याद रखना, ये आल्पस से निकलती है। यानी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ है ये भी पूछ देगा आपसे। ये स्रोत क्या है आपका, आल्पस पर्वत श्रेणी स्विट्जरलैंड के पास, ठीक है। आल्पस से निकलती है कौन सी, राइन नदी। कहाँ से निकलती है, आल्पस से। और इसका स्रोत स्विट्जरलैंड के पास, स्विट्जरलैंड लिख दो इसको ब्रैकेट में। तो आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ है ये भी पता चल गया आपको। राइन नदी इससे निकलती है ये भी पता चल गया। साथ ही साथ ये याद रखना, ये जो नदी है ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, भ्रंश यानी दरारों से होकर, ठीक है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जैसे आपका भारत में नर्मदा है ना, उसी प्रकार से ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी दरारों से होकर बहती है। कौन सी, राइन नदी। अब पूछ देगा पेपर में यूरोप की कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश यानी दरारों से होकर बहती है। राइन नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी, क्या करोगे, नेपियर नदी, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहती, याद रखना। और ये जो नदी गिरती है ये गिरती है अपने आप में दक्षिणी उत्तरी सागर में। यानी इसका मतलब क्या है, मैंने आपको उत्तरी सागर दिखाया था, याद रखो नॉर्दर्न सी, तो उसके जो साउथ वाले पोर्शन में, क्योंकि ऐसे गिरती है, जैसे ये उत्तरी सागर है, ये अगर सागर है तो इस प्रकार से ऐसे जाके समाहित होती है, तो इसका साउथ पोर्शन हो गया। और बल्कि काला सागर इधर है, कैस्पियन सागर वो अलग जगह है, ठीक है। तो ये कहां गिरती है, साउथ नॉर्दर्न सी में, दक्षिणी उत्तरी सागर। यानी सिंपल सी बात है, उत्तरी सागर में ये कहना चाह रहा हूं, उसका साउथ पोर्शन में, उत्तरी सागर में, ठीक है। ये कहाँ गिरते हैं, दक्षिणी उत्तरी सागर। यानी खाली उत्तरी सागर भी आपका पेपर में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बिजी रिवर है उसकी, किसकी, यूरोप महाद्वीप की, बहुत व्यापारिक दृष्टि से भी और बहुत ज़्यादा व्यस्ततम नदियों में से एक है ये। और कहाँ गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है। अब जैसे आपको भ्रंश घाटी समझ में नहीं आया, भ्रंश क्या होते हैं, दरारें होती है। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जब प्लेटें एक दूसरे के, अब दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, देखो, एक तो प्लेटों के बीच एक दूसरे की ओर ऐसे लगते हैं, यानी इसको बोलते हैं एक दूसरे के करीब आना, तो वलन की प्रक्रिया होती है। वलन मतलब अगर आप कागज का पेज अपनी कॉपी जिस पे लिख रहे हो, उसको कागज के पेजों को दोनों हाथों से इस प्रकार से करो, तो एक पेज पकड़ो, मतलब आपका जिस पेज में लिख रहे हो उस पेज को दोनों हाथों से ऐसे खिसकाओ, अपने दोनों हाथ उस पेज के ऊपर रख के ऐसे लाओ, तो बीच वाला पोर्शन उठ जाएगा। क्यों, जो प्लेटें पास आती हैं। इसी प्रकार से एक उल्टा फोर्स भी लगता है जो एक दूसरे को खिसकाती है, यानी एक दूसरे प्लेटें एक दूसरे से खींचती हैं, तो खींचेंगी तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो दरारें पड़ती हैं, क्रैक होता है। क्रैक होने का जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो बीच में घाटी बन जाती है, भ्रंश जिसको बोलते हैं, उसी से होके बहती है कौन सी, राइन नदी, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से एक फेमस नदी यहाँ की है सीन नदी। सीन नदी, अब सीन और पो नदी दो इंपोर्टेंट नदियां यहाँ की हैं, तो इससे इंपोर्टेंट नदियां, इनके इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट नदियों के नाम इस महाद्वीप में नहीं है। सबसे इंपोर्टेंट यही नदी थी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सीन नदी ये भी कहाँ बहती है, यूरोप महाद्वीप में, और ये गिरती है आपका इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहाँ लिखोगे, इंग्लिश चैनल में गिरती है। और इंग्लिश चैनल अभी बताया था मैंने आपको, जहां आपको मैंने उत्तरी सागर दिखाया उसी के पास देखना, इस प्रकार से जो गलियारा है, यहाँ यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिलेगा, यहाँ फ्रांस देखने को मिलेगा, इन्हीं के बीच क्या है, इंग्लिश चैनल। तो अगर आपसे पेपर में कभी ये पूछता है इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करता है, तो क्या क्या लिखोगे ब्रैकेट में,
यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड मत करना है, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, प्लस फ्रांस। या तो यूनाइटेड किंगडम आएगा या फिर ऑप्शन में ब्रिटेन वगैरह जो भी आता है देख लेना उस चीज़ को। तो इन दोनों को ये क्या करता है, सेपरेट करता है यहाँ। और किस किस को जोड़ेगा, यहाँ उत्तरी सागर हो गया, यहाँ अटलांटिक महासागर हो गया। उत्तरी सागर आपको यहाँ देखा था आपने, मैंने नॉर्दर्न सी लिखा था, उत्तरी सागर, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक सब के सब लोकेशन को ट्रेस करने का परिणाम है और कुछ भी नहीं है। देखो आपने क्या किया, लोकेशन ट्रेस की, आपको पता चल गया इंग्लिश चैनल यहाँ है। परसों ही समझाया था जल संधि वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो सागरों या महासागरों को आपस में जोड़ दिया तो यहाँ उत्तरी सागर आपको दिखेगा, यहाँ अटलांटिक महासागर, और दो स्थल खंडों को अलग कर दिया, यहाँ फ्रांस दिखा, यहाँ यूनाइटेड किंगडम दिखा। तो सीन नदी कहाँ गिरती है अगर आपसे पूछता है तो इंग्लिश चैनल में गिरती है। इसी प्रकार से एक अंतिम और फेमस नदी, यहाँ की दो नदियां मैं बताता हूँ, पो नदी है और पो नदी जो, और टाइबर नदी। पो नदी जो कि इटली की बहुत ज़्यादा फेमस नदी है, पो नदी, ठीक है। पो नदी किस देश में बहती है, इटली में बहती है और ये एड्रियाटिक सागर में जाके गिरती है। एड्रियाटिक सागर अभी देखो कहाँ लिखा है मैंने, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर में जाकर क्या होती है, गिरती है। और ये पो नदी किस देश में बहती है, इटली में बहती है। और इटली का जो फेमस शहर है वेनिस इसी पर अवस्थित है, याद रखना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दो वेनिस इसी नदी के किनारे अवस्थित। कभी जाना फ्यूचर में वेनिस घूमने ग्रुप से निकालने के बाद, ठीक है। वेनिस इसी के किनारे, वेनिस क्या है, इसी के किनारे है पो नदी के, जो कि इटली में बहती है और एड्रियाटिक सागर में गिरती है। और अंतिम जो नदी आती है वो आती है टाइबर नदी, जो कि भूमध्य सागर में गिरती है और इसकी जो ये है रोम जो है इसी नदी के किनारे है, ठीक है। टाइबर नदी लिखो, टाइबर नदी, ये भी कहाँ बहती है, इटली में। अब आपको ये पता चल गया कि यूरोप महाद्वीप की प्रसिद्ध नदियां कौन सी हैं, इससे ऊपर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। ये गिरती है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में जाके ये गिरती है। और जो टाइबर नदी है, रोम जो फेमस शहर है, रोम इसी पर अवस्थित, इसी पर अवस्थित लिखो, यानी रोम इसी शहर के किनारे, इसी नदी के किनारे है, रोम इसी पर अवस्थित, ठीक है। रोम किस नदी पे है अगर पूछता है तो टाइबर नदी पे, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, फेमस यहाँ की नदियां होगी। अब मैं आपको दो नदियां और बता देता हूं जिसका काम आपका इजीली हो जाएगा। एक दो नदियों के नाम लिखो जो भूमध्य सागर में और गिरती हैं, एक उत्तरी सागर में, ठीक है, भूमध्य सागर में। इनकी दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसे लिखा दे रहा हूं मैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रोन नदी और एब्रो नदी, ये नहीं आएगा पेपर में आपका, रोन और एब्रो, इसको सिर्फ लिख दो, इस पेपर में आना है नहीं इसने, ठीक है। रोन और एब्रो नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती हैं। और इसी प्रकार से उत्तरी सागर मैंने आपको बताया था, उसमें वेजर और एल्बे नदी गिरती है, ठीक है। तो वेजर और एल्बे नदी किस में गिरती है, उत्तरी सागर में। तो उत्तरी सागर लिखो, ये अब यहाँ से इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक, यहाँ से सिर्फ लिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं है। ये आपका काम बन जाएगा कि अगर कभी पूछता है, वेजर और एल्बे नदी लिखो इसमें, वेजर और एल्बे, ये दोनों ही नदियां कहाँ गिरती हैं, उत्तरी सागर में। और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जो इनकी नदियां गिरती है उसका नाम है कौन सा, ड्यूरो नदी। और ये ड्यूरो नदी खास इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस ड्यूरो नदी की जो घाटी है यहाँ शराब का उत्पादन बहुत होता है और शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसमें एक पोर्ट नामक शराब बनती है जो कि वेस्टर्न पुर्तगाल में पाई जाती है। तो यहाँ जो नदी गिरती है अटलांटिक महासागर में, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ड्यूरो नदी। और ये इसलिए इंपोर्टेंट है कि विश्व के प्रसिद्ध शराब उत्पादनों में से इस घाटी का नाम बहुत ऊपर आता है, ड्यूरो। ड्यूरो के ब्रैकेट में लिख लो आप लोग, ये अटलांटिक महासागर लिख दिया तो पोर्ट नामक शराब उत्पादन हेतु तो इसकी घाटी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ड्यूरो लिख दो, पोर्ट नामक शराब उत्पादन हेतु इस नदी की घाटी प्रसिद्ध है, इस नदी की घाटी प्रसिद्ध, घाटी प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ, ये जो ड्यूरो नदी है। और ये ड्यूरो नदी वेस्टर्न पुर्तगाल लिखो, पश्चिमी पुर्तगाल, पश्चिमी पुर्तगाल नीचे देखना आप लोग, ठीक है, पुर्तगाल। और लास्ट जो बचता है बाल्टिक सागर लिख लो, ऊपर जो बाल्टिक मैंने पढ़ाया था ना आपको, बाल्टिक सागर। अब कभी कंफ्यूज मत होना कि ये बाल्टिक सागर कहाँ पड़ता है, काला सागर कहाँ पड़ता है, कौन सी चीज़ कहाँ है। यहाँ पे जो दो नदियाँ हैं, एक का नाम है विस्टुला, एक का आडर, ये दो नदी यहाँ पे गिरती है। एक को बोलते हैं विस्टुला और दूसरे को बोलते हैं आर्डर। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, विस्टुला और आर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, एक ड्यूरा इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे पहले जो मैंने आपको कराया है, सीन नदी, पो नदी,
राइन नदी, टाइबर नदी, इसके अलावा कौन सी कराई मैंने आपको, जो स्टार्टिंग की कराए हैं वो आपको सब के सब देखना है। डॉन नदी, नीपर नदी, निस्तर नदी, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको ये आइडिया आ गया कि ये किस महाद्वीप में फ्लो होती है और उस महाद्वीप के बेस पे आप लोग उस क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं। ठीक है, मैंने आज सिर्फ और सिर्फ सागर और नदियों का एक आइडिया देने की मेरी कोशिश थी, क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप मैप यहाँ बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, वो बनता ही नहीं है, वो इतना अजीब सा मतलब स्ट्रक्चर है, प्रॉपर नहीं है ना, क्योंकि बीच में सागर आ जाता है। आप उतना बिना मैप के दिखा नहीं समझ सकता हूँ मैं आपको। कल मैं आपको इसकी प्रसिद्ध खाड़ियाँ कौन सी यहाँ खाड़ी हैं और उसके अलावा यहाँ के प्रसिद्ध पर्वत और प्रसिद्ध जल संधि, ये 3 मैं कल करा दूंगा। उसके बाद एक लास्ट क्लास आएगी इसकी इंपोर्टेंट फैक्ट की, जिसके अंदर आपको यूरोप महाद्वीप में जैसे कई देशों को बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश कौन से होते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो होता है उसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है, इस प्रकार के मैं आपको थ्योरेटिकल मतलब जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, वो करा दूंगा। फिर हमारा ये यूरोप महाद्वीप भी कंप्लीट हो जाएगा। हम एशिया को कवर करते ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नहीं बचता, उसके बाद जैसे सौरमंडल वगैरह है उसके मैं फैक्चुअल क्वेश्चन करा दूंगा, उससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।